नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। कल तक अपन ने जो लिया था टॉपिक वो पहले भाषा का था, व्याकरण, और अब है आपके लिपि। 3 भाग है उसके, भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा के संबंध में थोड़ा सा आपको वापस एक बार परिचित करवा देता हूँ, इसके बाद थोड़ा व्याकरण के संबंध में और फिर अपन लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं। भाषा क्या होता है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर, बोलकर या संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर उसमें अपन ने आगे लिया था कि भाई भाषा का क्षेत्र जो है व्यापक होता है, जबकि बोली और भाषा 2 चीज़ें आई थी आपके पास में, कि बोली जो है वो भाषा का एक रूप है, यानी कि भाषा के उस रूप को बोली कहते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है, जबकि भाषा है वो एक विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। लेकिन बोली जो है वो अगर वह धीरे धीरे व्यापक स्तर पर अगर बोली जाए तो वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। फिर था आपके भाषा का स्वरूप था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भाई हिंदी शब्द जो भी है वो खड़ी बोली हिंदी का एक ज्ञान नहीं कराता है, बल्कि सभी बोलियों का भी ज्ञान कराता है। इसके अलावा हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत करीब 15 बोलियों को शामिल किया गया था, जिसमें आपके पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, इन 5 भागों में जो है कुल मिला के 15 बोलियों को 5 भागों में बांटा गया था। 5 भाग, भाषा के 5 भाग, ध्यान देना, इकाइयाँ अलग है, इसके पार्ट अलग है। हाँ, तो 5 भाग थे, जिसमें आपके क्या था, आपके पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब इसमें जो राजस्थानी भाग है, उस राजस्थानी को भी 4 भागों में बांटा गया है। वो करीब मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी। इसके बाद था भाषा की व्युत्पत्ति, यानी कि जो व्यक्त वाणी है, ये भाष धातु से बना हुआ है, और भाष का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, जो वाणी हम व्यक्त करते हैं उसको भाषा कहते हैं। फिर थी आपके भाषा की मुख्य इकाइयाँ, जो 5 प्रकार बताए गए थे। 5 इकाइयाँ होती है इसकी: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ध्वनि क्या होता है कि हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं, और भाषा का जो भी मौखिक रूप होता है वह केवल ध्वनि के माध्यम से ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद था आपके वर्ण, कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। फिर था आपके शब्द, के शब्द में जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं। फिर था पद, आपके कि वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द है उनके व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को हम पद कहते हैं। फिर आपके था वाक्य के शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह आपके क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आपके लिया था मैंने व्याकरण का, कि व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण के लिए आपको सीधा सा था कि भाषा जो है एक व्यवस्था होती है और उसके विभिन्न जो अंग होते हैं, जिसमें वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य आदि का जो है निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं, और साथ ही साथ किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति या शब्द भंडार या उसकी उत्पत्ति है, संधि है या पदों का निर्माण, वाक्य का निर्माण, फिर वाक्य का विश्लेषण आदि का जो अध्ययन है वो भाषा के व्याकरण के अंतर्गत किया जाता है। और भाषा का जो शुद्ध रूप है उसको बनाए रखने के लिए, एक मानक रूप निर्धारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। परिभाषा में उसमें बताया था कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ जो है विश्लेषण करना होता है, यानी कि व्याकरण का विश्लेषण कर जो व्याकरण जो है वो क्या करती है कि वाक्य का विश्लेषण करती है और उस रचना को स्पष्ट करती है। कुल मिला के भाषा व्याकरण की परिभाषा जो है आपके थी कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें किसी भाषा के रूप को, यानी कि शुद्ध रूप को जो है लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। फिर आपके आगे था कि व्याकरण के अंग, के व्याकरण के 4 मुख्य अंग होते हैं: वर्ण विचार,
शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। जबकि भाषा की 5 इकाइयाँ होती है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है। अब इसमें आपके व्याकरण के अंतर्गत है आपके वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब ये तो था आपके भाषा और व्याकरण से संबंधित। अब आपके आता है आगे लिपि, कि लिपि क्या होती है। ठीक है, कि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, यानी कि जब हम पहले बहुत पुराने समय की बात है कि केवल संकेत के माध्यम से भाषा का प्रयोग किया जाता था और जो भी शब्द जो भी निकलते थे, बोलते थे, तो उसको जब लिखित रूप की जब आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। जो भी मौखिक ध्वनियाँ निकलती थी उनके कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए थे और उन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया, लिपि कहा गया। क्या कहा गया, लिपि कहा गया। ठीक है, वापस सुनो इसको, कि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए और ये चिन्ह ही आपके क्या कहलाए, लिपि कहलाए। लिपि बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपके कोई बड़ा नहीं है और है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें से भी आपके प्रश्न आने लायक होता है, यानी कि भाषा, व्याकरण और लिपि, इन तीनों में से 1-2 प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब लिपि जो है ये क्या था आपके, कि जो भी मौखिक ध्वनियाँ थी, यानी कि भाषा को लिखित रूप में लिखने की जब आवश्यकता पड़ी तो जो मौखिक ध्वनियाँ थी, जो मुख से बाहर निकलने वाली जो ध्वनियाँ थी, उन ध्वनियों को अंकित करने के लिए, लिखने के लिए जो है कुछ चिन्ह बनाए गए थे, उन चिन्हों को क्या कहा गया, लिपि कहा गया। अब इसकी मुख्य रूप से परिभाषा कैसे बनी, देखो, कि भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को, कि भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ठीक है, कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है, हर भाषा की अपनी एक अलग से लिपि होती है, ये ध्यान रखना। जैसे अपनी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है आपके सबको पता है, देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन। ठीक है, ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो हमारी जो प्रचलित लिपि है, इसका प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में होता है। इस चीज़ को वापस पुनः सुनो, कि भाषा के लिखित ध्वनि संकेत को लिपि कहते हैं। कि भाषा के जो लिखित ध्वनि संकेत होते हैं, ध्वनि संकेतों को जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। और प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपियाँ होती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है आपके अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है। इसी तरह से उर्दू भाषा की फारसी लिपि है और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वो हिंदी के अलावा और किस किस में होता है, कि हिंदी में होता है, मराठी में होता है, नेपाली भाषा में होता है, कोंकणी भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में होता है। इसी तरह से पुरानी प्रचलित जो भाषाएं थी, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, इनमें भी जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देवनागरी लिपि क्या है, ध्यान देना, कि भारत की 2 प्राचीन लिपियाँ थी। सबसे पहले भारत के अंदर प्रचलित जो लिपियाँ थी 2 प्रकार की थी। वो कौन सी थी, एक तो ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी आपके खरोष्टी लिपि। भारत के अंदर प्राचीन 2 लिपियाँ थी, एक तो थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्टी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि जो है उसी से जो है देवनागरी लिपि का उदय हुआ, या कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि का उदय या देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ था, ब्राह्मी लिपि से हुआ था। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देवनागरी लिपि की जो है कुछ मुख्य विशेषताएं बताई गई है कि कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं होती है। ये टॉपिक छोटा है आपके, लेकिन ध्यान से समझना है। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, लगभग 100% इसका प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है। ठीक है, पहली चीज़ आपके देखो देवनागरी लिपि की,
कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे अपन लिखते हैं हिंदी के अंदर, तो ये बायां भाग है और ये दायां भाग है, तो हम लिखना शुरू करते हैं वो इस तरह से करते हैं। जबकि उर्दू भाषा जो है वो दाईं से बाईं की ओर आती है। ध्यान रखना, उर्दू भाषा यूँ चलती है, इस साइड से इस साइड की तरफ यूँ लिखी जाती है, ठीक है। जबकि अपनी हिंदी भाषा है वो सही तरीका लिखने का बाएं से दायां रूप। क्लियर हो गया कि ये बाईं से दाईं ओर, ये इनकी मुख्य विशेषताएं। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं लिखिए, तो ये कुछ 10-12 जो इसकी विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है और याद भी करनी है, ठीक है। फिर दूसरा है इसका कि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसे ही इसको लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपके संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है। जो भी देवनागरी लिपि का समूह है वो किस में बटा हुआ है? स्वर और व्यंजन में। स्वर आपको पता ही है मुख्य रूप से 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 44। तो संपूर्ण लिपि है वो, संपूर्ण लिपि समूह जो है वो आपके स्वर और व्यंजन में विभक्त होता है। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान एक से होता है। अब ध्यान देना, मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ आपको, आप भी मेरे साथ साथ दोहराना घर पे बैठकर। जैसे कि क वर्ग है, क वर्ग का मतलब क ख ग घ, ठीक है। अब इनका उच्चारण स्थान आप धीरे धीरे मेरे साथ साथ भले आप उच्चारण कर सकते हैं। जैसे क, तो क की जो ध्वनि है वो कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। हमारा कंठ यानी कि गला, गले से निकलकर वो ध्वनि बाहर निकलती है। क ख ग घ, ये सारे जो है दबाव कहाँ पे पड़ रहा है? इसका कंठ पर पड़ रहा है। इस कारण से इनका उच्चारण स्थान कौन सा कहलाता है? कंठ्य। तो क्या कहा है कि एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। अब इसी तरह से अपन च लेते हैं, तो च वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य कहलाता है, ठीक है, सॉरी तालु कहलाता है, जो कि तालु भाग होता है अपने दांतों के ऊपर का हिस्सा। क्या होता है? दांत के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होता है वह तालु भाग कहलाता है। तो यहाँ से जो है च वर्ग का उच्चारण होता है। जैसे कि आप बोल के देखो, च, आपकी जीभ कहाँ जाती है? दांतों से जस्ट ऊपर जाएगी। च छ ज झ, अब जीभ कहाँ पे टकरा रही है? आपके दांत से बिल्कुल ऊपर, जिसको तालु भाग कहते हैं। और ये च वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? आपके तालव्य कहलाता है। इसी तरह से आपके ट वर्ग आ गया, तो ये तालु से थोड़ा ऊपर का हिस्सा होता है जिसको मूर्धन्य कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा कहलाता है। जैसे कि ट ठ, तो आपकी जीभ जो है उल्टी होकर वहाँ पर ऊपर टकराएगी, तो इससे आपके इसका उच्चारण स्थान बनेगा। फिर इसी तरह से त है, त वर्ग जो है वो अपने जीभ जो है वो दांतों से टकराती है, इस कारण से इसका उच्चारण स्थान आपके क्या कहलाएगा? दंत्य। यानी कि दांत से जब जीभ टकराती है और ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वह उच्चारण स्थान कौन सा बनेगा? आपके दंत्य बनेगा। जैसे कि आप बोल के देखो, आप स्वयं बोलोगे तो आपको पता लग जाएगा। त थ द ध न, अब जीभ कहाँ पे जा रही है? आपकी दांत पर जा रही है, इसलिए ये इसका उच्चारण स्थान कौन सा कहलाएगा? दंत्य। तो ये प्रश्न यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है कि एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, यानी कि इन सभी वर्णों का उच्चारण है वो एक ही जगह से हो रहा है। अब प वर्ग ले लो, तो बिना होठों को अपन यूज में लिए हुए प वर्ग का एक भी वर्ण नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि प फ ब भ म, तो इसके लिए अपन को होठों का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए ये ध्वनि आपके क्या कहलाएगी? ओष्ठ्य ध्वनि कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला पॉइंट है आपके कि इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जाता है। तो जो हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, इसकी जो ध्वनि है इसमें किसी भी भाषा का उच्चारण जो है अपन कर सकते हैं आसानी से। फिर छठा पॉइंट है आपके जो इम्पोर्टेंट है, शिरोरेखा का प्रयोग। शिरोरेखा, शिरोरेखा क्या होती है? जो भी अपन ये शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो ये लाइन खींचते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। क्या कहते हैं इसको? शिरोरेखा। तो इसके जो भी शब्द बनते हैं, जो भी शब्द लिखे जाते हैं, उनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है 7वां पॉइंट,
अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक जो नाक से ध्वनि निकलती है वो वाले, और अनुस्वार जो बिंदु के रूप में ऊपर लगते हैं उसको बोलते हैं अनुस्वार। तो अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह यानी कि अलग से इनके चिन्ह बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था होती है। जो भी स्वर होते हैं और उन स्वरों की जो मात्राएं होती है उनके लिए एक निश्चित व्यवस्था होती है, जैसे कि अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। ठीक है। और मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है। जो भी मात्राएं लगती है उन मात्राओं का जो प्रयोग है वो व्यंजन और स्वर का जो संयोग होगा उस समय इनका प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला, अक्षरों में सुडोलता होती है। अक्षर कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं? सुडोल होते हैं और सुंदर होते हैं, और साथ ही साथ वर्ण गोलाइयों से युक्त होते हैं। कोई भी वर्ण ले लो आप, गोलाइयों से युक्त होते हैं, यानी कि हर वर्ण के अंदर गोलाई आती है। फिर आपके वर्णों की स्पष्टता। जो भी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले, वो सारे कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। रोमन लिपि जो है उसकी अपेक्षा स्थान कैसा घेरती है? कम स्थान। यानी कि रोमन लिपि के जो शब्द होते हैं वे स्थान अधिक घेरते हैं, जबकि देवनागरी में लिखे जाने वाले जो भी वर्ण हैं वे स्थान कम घेरते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका कि वर्ण विभाजन में क्या है? इसकी वैज्ञानिकता है। ठीक है। ये 10-12 पॉइंट है, इनको आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। लिपि क्या होता है, देवनागरी लिपि के विशेषताएं लिखिए, या प्रश्न ये होता है कि लिपि क्या होती है या लिपि किसे कहते हैं, और हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। ये मुख्य इसके प्रश्न है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो भी प्रश्न है वो मैंने आपको दिए हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं। एक बार पुनः इसको समझ लो अच्छी तरह से, ताकि आपकी लिपि भी एकदम से क्लियर हो जाए। मेरे हिसाब से आपको कोई किसी प्रकार के डाउट्स इसमें होंगे नहीं, सारी चीज़ें स्पष्ट है और सीधे तरीके से समझाया जा रहा है, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। पहली चीज़ आपकी लिपि कि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, यानी कि प्राचीन काल में, बहुत ही पुराने समय के अंदर जब मनुष्य को भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, तब वह केवल संकेतों के माध्यम से जो है अपने ज्ञान को इधर उधर करते थे, प्रकट करते थे, बताते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो भाषा का प्रयोग करने लगे तो उसको लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी। ऐसी स्थिति में जो भी मौखिक ध्वनियाँ थी, यानी कि मुंह से निकलने वाली जो आवाज़ें थी, जो ध्वनियाँ थी, उनको अंकित करने की, अंकित मतलब लिखने के लिए, अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए थे, और उन्हीं चिन्हों को जो है क्या कहा गया है? लिपि कहा गया है। यानी कि उस समय जो भी मौखिक ध्वनियाँ निकलती थी, उन ध्वनियों को लिखितबद्ध करने के लिए, लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए थे। उन चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि कहा गया। अब इसकी परिभाषा देखिए कि भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि भाषा का जो लिखित ध्वनि संकेत है, यानी कि भाषा के लिखित ध्वनि संकेत को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको अभी कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। इसी तरह अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि, उर्दू भाषा की फारसी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत जो प्राचीन भाषा है, अपभ्रंश आदि भाषाओं में इनका प्रयोग होता है। यानी कि हिंदी के अलावा मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है। अब था आपके देवनागरी लिपि कि देवनागरी लिपि क्या है इसके संबंध में, कि भारत की दो प्राचीन लिपियाँ थी, कि भारत के अंदर पहले जो है प्राचीन समय में दो लिपियाँ चलती थी, और वो कौन कौन सी थी? कि एक तो ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्टी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि जो थी उसी में से जो है आपके देवनागरी लिपि का विकास हुआ।
या इसका उदय कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का उदय कैसे हुआ, कौन सी लिपि से हुआ, तो हम क्या लिखेंगे उसमें कि ब्राह्मी लिपि से। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आता है आपके देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं कि देवनागरी जो लिपि है उसकी मुख्य कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती। पहली मुख्य विशेषता जो इम्पोर्टेंट भी है कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, बाईं से दाईं ओर लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है कि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा हम उच्चारण करते हैं उसके अनुसार जो है इसको लिखा जाता है। तीसरा था आपके संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त हैं। तो संपूर्ण जो लिपि समूह है यानी कि जो पूरा का पूरा लिपि समूह है वो किस में लिखा जाता है, स्वर और व्यंजन में बटा हुआ है। स्वर मैंने आपको बताएं कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। ये 11 स्वर होते हैं और टोटल 33 व्यंजन होते हैं। इनकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया, यानी कि देवनागरी लिपि की जो ध्वनियाँ हैं इसके अंदर संसार की कोई भी भाषा ले लो उनका उच्चारण हम कर सकते हैं। शिरो रेखा का प्रयोग होता है, साथ ही साथ शिरो रेखा मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी वर्ण शब्द है तो शब्द के ऊपर जो लाइन खींची जाती है इस लाइन को क्या कहते हैं, शिरो रेखा कहते हैं, ठीक है। शिरो कहीं हलवा मत मान लेना आप लोग बैठे बैठे कि हलवा नहीं है, ये शिरो रेखा है, मतलब यहाँ ऊपर जो है लाइन जो खींची जाती है। फिर आगे नेक्स्ट आगे कि अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। जो अनुनासिक होते हैं नाक से उत्पन्न होने वाले, नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ, और अनुस्वार जो ये बिंदु के रूप में जहाँ पर भी लगते हैं वो अनुस्वार होते हैं। तो इन ध्वनियों के लिए अलग से चिन्ह होते हैं। इसमें जो है स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। तो देवनागरी लिपि के अंदर स्वरों के लिए मात्राओं की एक निश्चित व्यवस्था की गई है और मात्राओं का प्रयोग व्यंजन और स्वर के संयोग से के समय होता है। यह मात्राओं का जो प्रयोग है वो व्यंजन और स्वरों का जो संयोग होता है उसके समय किया जाता है। फिर नंबर पॉइंट आपके कि अक्षरों में सुडोलता होती है, कि इसके अक्षर कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, सुडोल होते हैं, और साथ ही साथ वर्ण जो है वो गोलाइयों से युक्त होते हैं। फिर है आपके अगला कि वर्णों की स्पष्टता होती है, कि जो भी वर्ण होते हैं उनकी स्पष्टता होती है। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है, कि रोमन लिपि जो है उसकी अपेक्षा ये स्थान भी कम घेरती है। साथ ही साथ वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता होती है। क्लियर हो गया आपके। कोई भी डाउट्स हो अगर तो आप उसको नोट कर देना, और जब भी आप डाउट क्लास के लिए विद्यालय आते हैं तो अपने डाउट्स जो है बताइए, आपके डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर कर देंगे आपके, ठीक है। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको, और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि इसमें आपको कोई डाउट्स होने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर आपके मुख पर ही है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाओं के नाम उल्लेख कीजिए। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, मराठी है, नेपाली है, कोंकणी है, संस्कृत है, और इसके अलावा प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। ये 5 भाषाएं जो है हिंदी के अलावा जो है ये 5 भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तो लिखी जाती है, इसके अलावा भी ये कुछ भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर है देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग कब होता है? जो अभी एक पॉइंट आया आपके पास, देखो इधर, मात्राओं का प्रयोग, कि इनमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है और मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको जो आप आसानी से कर सकोगे। ये करने जरूर है आपको अपनी नोटबुक के अंदर, और जब भी विद्यालय खुलेंगे आपको विद्यालय बुलाया जाएगा उस समय आप अपनी नोटबुक साथ लेके आओगे, चेक करवाओगे। और वैसे भी अगर आप घर पे नोटबुक के अंदर आप काम कर रहे हो तो उसकी आप PDF बनाकर संडे टू संडे आप भेजते रहो, ताकि हम उसको चेक भी करते रहें कि हाँ भाई इस बच्चे ने काम किया है।
फिर अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस प्राचीन लिपि से हुआ है? अभी एक पॉइंट आया था आपके कि देवनागरी लिपि जो है वो उसका उदय या उसका विकास कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। फिर है आपके देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देवनागरी लिपि की मुख्य कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो वो विशेषताएं भी आपको लिखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं इसकी PDF भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपके पास सुरक्षित रहे और आप इस काम को कर सको अपनी नोटबुक के अंदर। ग्रामर संबंधी अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कभी भी विद्यालय, जब भी आपके डाउट क्लास का टाइम दिया हुआ है, वैसे भी आपको बता रखा है कि भाई किस किस दिन आपके डाउट्स क्लास लगेगी, तो जो परमिशन फॉर्म है उसको आप साथ लेकर आए और अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर करके आप जा सकते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? इसका भी एक बार ले लो क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन का आपके। ठीक है, धन्यवाद। घर पे आप पढ़ाई करते रहना रेगुलर। ठीक है, कभी भी आपको जब भी सरकार अनुमति देगी तो आपको विद्यालय बुलाया जाएगा। धन्यवाद।